Hello everyone, welcome to FOC classes. So finally CBSE has released sample papers for skill education subjects. So in this video we are going to discuss the sample paper for Information Technology Code 802 session 2025 to 26. So students आपका बोर्ड एग्जाम जो टोटल 100 मार्क्स का होता है उसमें से थ्योरी बोर्ड एग्जाम होता है 60 मार्क्स का, उसी के लिए ये सैम्पल पेपर है। सो इससे आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा, एक ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है। सो ये एग्जाम 3 आवर्स का होगा एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60। यहाँ पर हम थ्योरी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। ओके एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। Students, we have completed the syllabus for IT Code 802 on YouTube playlist, and we are also starting a 30 days crash course. So if you want to join it, you can check the link given in the description and register for it. और अगर आप YouTube playlist के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, उसकी playlist का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। सो देखिए, सबसे पहले पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये 10 मार्क्स का पोर्शन है। यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले 1 मार्क के और दूसरे 2 मार्क के। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पोर्शन है इसमें आपसे 2 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 1 मार्क के 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको कोई 4 आंसर करने हैं। देन 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 3 आंसर करने हैं, ठीक है। ये टोटल 10 मार्क्स का पोर्शन है। इसके बाद पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स 50 मार्क्स का पोर्शन है। इसमें ये 4 चैप्टर्स कवर्ड है। सो यहाँ पर आपसे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। 1 मार्क, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन होगी, ठीक है। इंटरनल चॉइस किस तरह से गिवन होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद 2 मार्क्स में आपको 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होंगे। 3 मार्क्स के लिए आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होंगे। एंड देन 4 मार्क्स में आपको 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से कोई 3 अटेम्प्ट करने होंगे। सो टोटल ये मिलाकर होगा 50 मार्क्स, ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चंस का एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चंस की फॉर्मेट में गिवन होगा और उसमें इंटरनल चॉइस होगी, तो वो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो आगे प्रोसीड करने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये पैटर्न चेंज हुआ है। मींस जो लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम का पेपर था, क्या वो ऐसा ही था या फिर उसमें कोई चेंज था। मींस ये थोड़ा चेंज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो पैटर्न है वो सेम है। हाउएवर क्वेश्चंस आपको हर बार चेंज देखने को मिलते हैं, भले ही पैटर्न सेम हो या डिफरेंट हो, दैट डजेंट मैटर, बट क्वेश्चन तो चेंज होंगे ही, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन तो ऑफकोर्सली चेंज है बट पैटर्न, लाइक आपसे कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने सेक्शन हैं, ये पैटर्न सेम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। एंड यस, ये आपको एग्जाम में भी ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि अगर आप इन्हें ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। सबसे पहला सेक्शन है ए, जहां पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब होता है एमसीक्यू हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सभी 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। देन सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा। यहाँ पर आपसे 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, तो जैसे 24 क्वेश्चंस टोटल हैं, बट उसमें से क्योंकि इंटरनल चॉइस गिवन होगी तो टोटल हमें 17 क्वेश्चंस ही करने होंगे। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी 17 कर देंगे। वहां पर जो हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है, हमें कौन से क्वेश्चंस में चॉइस गिवन है, हम उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एंड मैक्सिमम टाइम अलॉटेड होगा 3 आवर्स, ठीक है। देन ऑल क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शंस मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए, आप जब भी कोई सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि आप उस सेक्शन को एक करेक्ट सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को। ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन सबसे लास्ट में कर रहे हैं और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। मिसमैच नहीं करना है, ट्राई टू बी इन सीक्वेंस। देन
सेक्शन ए ये 30 मार्क्स का पोर्शन होगा। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, जो आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम है वो टोटल 60 मार्क्स का है। तो यहाँ पर 30 मार्क्स में अलॉटेड है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर मतलब 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड इसलिए मैं आपको हर बार यही कहती हूँ कि अगर आपको किसी आंसर में डाउट भी है, मतलब अगर 4 ऑप्शंस हैं ए बी एंड सी एंड डी, तो अगर आपको कहीं डाउट है भी तब भी आप उसे ब्लैंक लीव ना करें, जो भी आपको सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है उस आंसर को लिखें। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो गिवन होंगे उनको ध्यान से पढ़ें, कहाँ पर कितनी चॉइस बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है, ओवर अटेम्प्ट ना करें, आपका ही टाइम वेस्ट होता है। देन सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये भी 30 मार्क्स का पोर्शन है। इसमें भी इंटरनल चॉइस गिवन होगी। तो चलिए अब हम फाइनली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन वन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से गिवन होगा, जहां पर आपको 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको कोई भी 4 आंसर करने हैं। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम दिया जाता है, आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, तो उस टाइम में आप ये एनालाइज कर लें कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये अपने माइंड में एनालाइज करना है। ठीक है, so, first question, a dash is the type of sentence which expresses strong feelings and emotions. अब यहाँ पर हमें type of sentence identify करना है। तो ये एक ऐसा type of sentence जिसमें हम अपनी feelings express करते हैं या emotions express करते हैं। तो यहाँ पर correct answer होगा D। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। एक बार यहाँ पर ब्रीफली पहले 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हम कोई भी डिक्लेरेशन देते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं। देन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, इस तरह से। तो जो फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस यूज किए जाते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब देखिए, जब एग्जाम में आपको आंसर लिखना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर और ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, उससे आपका आंसर ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। आप लोग हमेशा पूछते हैं मैम प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, तो ऐसे ही इम्प्रूव करना है। छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा, हम सभी चीजों को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें। दूसरा, जब भी कोई एमसीक्यू आता है तो हमें उसका ऑप्शन नंबर और ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सबसे पहले एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या है? ऐसा मोटिवेशन जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल रिवॉर्ड की वजह से आता है। मींस हम ऐसा मोटिवेशन की बात कर रहे हैं जो हमारी खुशी के लिए नहीं है, मतलब हम अपनी खुशी की वजह से कोई काम नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड है, हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई अप्रिसिएशन मिल रही है, उस वजह से हम वो काम कर रहे हैं। सो दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, इट फोकसेस ऑन द आउटकम और रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हमारा फोकस होता है उस रिवॉर्ड पर जो उस एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें रवि की कंडीशन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पर रवि को ऐसा लगता है कि वो सबसे सुपीरियर है, मींस बाकी सब उसके सामने कम है एंड वो सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स करता है एंड वो कॉन्स्टेंटली यही चाहता है कि सभी लोग उसे एडमायर करें। सो अगर कोई उसे एडमायर नहीं करता या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता है तो वो अपसेट हो जाता है एंड वो दूसरों की फीलिंग्स की चिंता भी नहीं करता है। सो यहाँ पर हमें बताना है कि रवि कौन सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट, डैश रीअरेंजेस द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो जब हम डेटा को रीअरेंज करते हैं, मतलब हम डेटा में से कुछ कम नहीं कर रहे हैं, जितना डेटा अवेलेबल है बस उसे रीअरेंज किया है। असेंडिंग ऑर्डर में मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो ये होता है सॉर्टिंग। जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो डेटा रीअरेंज हो जाता है।
देन व्हाट शुड बी a typical approach of an entrepreneur doing a business to solve a problem. अगर कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहा है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसे कौन से अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है? इग्नोरिंग द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर, क्या उसे प्रॉब्लम इग्नोर कर देनी चाहिए, या फिर एक इनोवेटिव सॉल्यूशन सोचना चाहिए, या फिर प्रॉब्लम को अनसॉल्वेबल मान लेना चाहिए, या फिर किसी और के लिए वेट करना चाहिए कि वो उसे सॉल्व करे? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जानता है कि वो उसी का काम है एंड उसी को उसको हैंडल करना है, कोई प्रॉब्लम आई है उसी को सॉल्व करनी है। तो सबसे बेस्ट यही है कि वो एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के बारे में सोचे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। Next, Aarti replaced her old smartphone with a new one. What should she do with the old phone? So आजकल आप सभी अपने ओल्ड स्मार्टफोन्स को रिप्लेस कर देते हैं, इसी तरह से यहाँ पर आरती ने भी अपने ओल्ड स्मार्टफोन को रिप्लेस कर दिया है। अब उसे पुराने वाले स्मार्टफोन के साथ क्या करना चाहिए? उसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, या फिर रिसाइकलिंग या एक्सचेंज के लिए देना चाहिए, या फिर उसे जला देना चाहिए, या फिर उसे अनयूज्ड एक ड्रॉर में रखे रहने देना है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, उसे रिसाइकलिंग या फिर एक्सचेंज के लिए देना चाहिए। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस गिवन थे, आपको एग्जाम में इसमें से कोई भी 4 आंसर करने हैं, ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन 2, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 7 क्वेश्चंस। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 गिवन है और उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7 पार्ट्स हैं और इसमें से हमें कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रोहित रोट इंट एक्स इक्वल 5। अब ये क्या एक्सप्रेशन है, ये आप तब समझ पाएंगे जब आपने जावा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। हमने जावा को लाइव क्लास में 15 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। आई होप आपने वो क्लासेस अच्छे से कवर की हैं। अगर आपने कवर की हैं तो आपको ज़रूर पता है कि ये आंसर कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो पहली स्टेटमेंट है, ये हमें बता रही है कि यहाँ पर एक वेरिएबल है x जिसकी हमने वैल्यू ली है 5, ठीक है। ये इसे डिक्लेयर किया गया है, इसका डेटा टाइप है इंट, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू 5 है, बट इसके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि अब हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है। अब वैल्यू कैसे चेंज की जाएगी? तो देखिए ये जो ऑपरेटर यूज किया गया है इसे हम कहते हैं ऐड एंड असाइनमेंट। इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है अब ये यहाँ पर ऐड की जाएगी और फिर जो टोटल आएगा ऐड करने के बाद उस वैल्यू को असाइन किया जाएगा इस वैल्यू को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हमने कुछ इस तरह से लिखा है, इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले x प्लस 3 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या है x प्लस 3 की वैल्यू? x की वैल्यू तो 5 है, तो इसका मतलब 5 प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। तो ये जो एडिशन करके आंसर आया है यही होगी फाइनल वैल्यू x के लिए, ठीक है। सो द न्यू वैल्यू ऑफ x विल बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्टेड बाय जावा। हम जानते हैं जावा 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्ट करता है, उसमें से किसी भी 2 के नेम यहाँ पर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट इंट, कैर, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है गिवन क्वेरी हमें क्या रिजल्ट देने वाली है। तो इस क्वेरी में देखिए सीक्वल क्वेरी हम कैसे पढ़ते हैं या फिर कैसे समझना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सेलेक्ट के बाद जो कॉलम्स लिखे हैं ये कॉलम्स वो हैं जो हमें डिस्प्ले में दिखने वाले हैं। देन फ्रॉम के बाद हमें टेबल का नेम गिवन होगा। देन यहाँ पर ये ग्रुप बाय एक क्लॉज है जो हमें बताएगा कि ग्रुपिंग कौन से कॉलम के बेसिस पर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट कॉलम के बेसिस पर यहाँ पर ग्रुपिंग होने वाली है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट के बेसिस पर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और ये एम्प्लॉयज टेबल है, तो इसका मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट में ये चीज कैसे पता चली? क्योंकि हमने लिखा है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, मतलब हम डिपार्टमेंट के बेसिस पर ग्रुपिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वन डिपार्टमेंट में सपोज करते हैं 2 टीचर्स हैं, 2 डिपार्टमेंट में सपोज करते हैं 10 टीचर्स हैं, इस तरह से, ठीक है। तो हम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टेंट इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। अगर हमें किसी कॉलम में नल वैल्यूज नहीं रखनी है
ये चीज हमें कांस्टेंट की तरह लगानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करते हैं नॉट नल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next, which of the following is not mentioned as an alternative payment method for online shopping? तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम कौन सा ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड एक्सेप्ट नहीं करते? नेट बैंकिंग एक्सेप्ट करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं, वायर ट्रांसफर भी करते हैं, बट चेक पेमेंट नहीं करते। ये एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान से पढ़नी है, अदरवाइज आप फिर एग्जाम में गलत आंसर भी टिक कर सकते हैं। Next, in an online shopping site, which feature is similar to a physical shopping basket used in a store? जिस तरह से आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, वहां पर एक बास्केट लेते हैं और उसमें वो सभी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं जो आपको परचेज करने हैं, वैसे ही जब ऑनलाइन शॉपिंग साइट में जाते हैं और हमें कुछ चीज परचेज करनी है, तो हम अपने प्रोडक्ट्स कहाँ पर ऐड करते हैं, शॉपिंग कार्ट पर। Then next, which keywords are used to handle exceptions in Java? Java में exception handle करने के लिए हम use करते हैं try catch. The correct option is B. Now question 3, यहाँ पर 7 questions हैं, कोई भी 6 आंसर करने हैं। First question, what does NIC stand for? NIC का मतलब होता है National Informatics Center. Then नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक कोड गिवन है एंड हमें इसका आउटपुट बताना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है माई स्ट्रिंग, जिसकी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कमांड यूज है, मीन्स जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो चीज प्रिंट हो जाएगी डिस्प्ले में। यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना होगा, माई स्ट्रिंग डॉट कैर एट 6। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम एक मेथड यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। माई स्ट्रिंग के लिए हम वो कैरेक्टर फाइंड कर रहे हैं जो 6th इंडेक्स पर है। अब देखिए, मैंने आपको बताया है इंडेक्स किस तरह से चेक करते हैं। तो आप 0 से स्टार्ट करना होगा, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6th इंडेक्स पर यहाँ पर कैरेक्टर है W। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। अब देखिए, ये इंडेक्स हमने 0 से क्यों स्टार्ट किया है, इसका रीजन है कि इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट किया जाएगा। वेयर एज अगर लेंथ की बात की जाएगी या साइज की बात की जाएगी तो वो आप 1 से काउंट करेंगे। ठीक है। जब आपसे लेंथ पूछी जाती है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो उस केस में तो आपको 1 से ही काउंटिंग करनी होगी। बट जब आपसे इंडेक्स पूछा गया है तो तब आप 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है। इस टेबल का नेम है एम्प्लॉय। राइट क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द आईटी डिपार्टमेंट। सो हमें बताना है, एक क्वेरी लिखनी है जिसकी हेल्प से हम नेम एंड सैलरी डिस्प्ले कर सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा आईटी डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है। अब इसके लिए हम क्वेरी कैसे लिखें, तो देखिए, हमें पता है कि जो चीज हमें डिस्प्ले करनी होती है वो चीज हम लिखते हैं सेलेक्ट क्वेरी में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट क्लॉज यूज करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट कीवर्ड यहाँ पर लिखना है, इसके बाद जो कॉलम्स हमें देखने हैं वो मेंशन करेंगे, नेम कॉमा सैलरी, ये दोनों हमें देखने हैं। फिर इसके बाद फ्रॉम यूज करेंगे एंड इसके बाद बताएंगे कौन सी टेबल से ये डेटा पिक करना है। तो ये जो हमारी टेबल का नेम है हमें क्वेश्चन में गिवन है एम्प्लॉय। इसके बाद हमें कंडीशन बतानी होगी, तो कंडीशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आईटी डिपार्टमेंट के लिए ये फाइंड करना है। इसका मतलब है कंडीशन यहाँ पर क्या होने वाली है, डेप्ट इज इक्वल टू आईटी। ये हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें कोई ऑप्शन गिवन नहीं था। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस गिवन होंगे, तो जरूरी नहीं है कि हर बार एमसीक्यू गिवन हो। ठीक है। इस तरह से क्वेरी लिखने के लिए 1 वर्ड इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है। Now, fourth question, how can users improve the safety of their passwords when making online payments? तो अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो किसी को अपने पासवर्ड का ध्यान कैसे रखना है, इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे हम। सो हमें किस तरह का पासवर्ड रखना है, हमें एक ऐसा पासवर्ड रखना है जिसमें लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स होने चाहिए। ये एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बन जाएगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें दो टेबल्स गिवन है, एक है डिपार्टमेंट टेबल और एक है स्टूडेंट टेबल। आइडेंटिफाई प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन स्टूडेंट टेबल। तो हमें स्टूडेंट टेबल में बताना है कौन सी प्राइमरी की है एंड कौन सी फॉरेन की है। अब देखिए इनके बीच सिंपल सा डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की वो की मतलब यहाँ पर हम की इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक कॉलम भी हो सकता है और सेट ऑफ कॉलम्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी की वो होगा जो यूनिकली उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके, हर एक रिकॉर्ड को, ठीक है। तो आप यहाँ पर मुझे ये बताइए कि किसी भी स्टूडेंट के लिए यूनिक क्या हो सकता है। अब देखिए हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर डेप्ट आईडी उनका प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्योंकि दो स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका डिपार्टमेंट सेम हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो यूनिक है वो है स्टूडेंट आईडी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी मिली होगी, ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी की होगी स्टूडेंट आईडी एंड फॉरेन की का मतलब होता है एक ऐसी की जो किसी और टेबल की प्राइमरी की है और हम इस टेबल में उसे रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेप्ट आईडी, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट टेबल में प्रेजेंट है, तो जो भी डिपार्टमेंट नेम है हर एक डिपार्टमेंट नेम के पास एक यूनिक आईडी होगी, तो वही यहाँ पर गिवन है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस है तो उसके लिए 1, मैथमेटिक्स है तो उसके लिए 2। तो इसका मतलब ये जो डेप्ट आईडी है ये डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की है, और ये डेप्ट आईडी यहाँ पर जो स्टूडेंट टेबल में गिवन है ये है फॉरेन की, ठीक है। सो here you can mention primary key student id in student table, foreign key dept id in student table, ठीक है। Next question, which pricing benefits do consumers enjoy through online reservations? ऑनलाइन रिजर्वेशन के केस में कंज्यूमर्स इजीली प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं, उन्हें कहाँ पर रिजर्वेशन करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट, Which of the following is true about the switch statement in Java? Java में switch statement होती है, उसके लिए यहाँ पर कौन सा true statement है बताना है। The switch statement can only work with integers, ये statement गलत है क्योंकि हम इसमें char भी use कर सकते हैं। Then each case must end with a break statement, otherwise execution may fall through, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते तो उस केस में एग्जीक्यूशन वहां पर स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। इसके बाद द डिफॉल्ट केस इज मैंडेटरी इन एवरी स्विच स्टेटमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है, डिफॉल्ट लिखना जरूरी नहीं होता है। देन अ स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के साथ यूज कर सकते हैं, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कैर यूज कर सकते हैं। सो ये भी गलत है। हमसे यहाँ पर सिर्फ सही स्टेटमेंट पूछी गई थी, सो सही स्टेटमेंट है बी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस गिवन है, हमें 5 आंसर करने हैं। मीनू बुकड अ ट्रेन टिकट ऑनलाइन लेट एट नाइट and received confirmation immediately without visiting the station. Which benefit of online reservation does this highlight? So अगर आप पहले से ही अपना टिकट बुक कर लेते हैं एंड आपको कंफर्मेशन घर पर ही मिल जाती है, मतलब उसके लिए आपको स्टेशन नहीं जाना होगा, तो इसमें आप ऑनलाइन रिजर्वेशन का कौन सा बेनिफिट यूज कर रहे हैं। सो द बेनिफिट इज कन्वीनियंस एंड 24/7 अवेलेबिलिटी, हमें हर टाइम इस चीज की अवेलेबिलिटी रहती है, हमें कन्वीनियंस है इस चीज की। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। देन नेक्स्ट, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इन जावा? हमने डिस्कस किया है कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड मेंबर होता है जिसकी हेल्प से हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल इन जावा? अगर हमें स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इसके लिए हम लिखते हैं स्ट्रिंग, जहां पर एस कैपिटल होगा। देन हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल का नेम है नेम। इसके बाद जो वैल्यू लिखी जाएगी उसके लिए हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, और फिर जो वैल्यू है वो डबल कोट्स में प्रोवाइड करेंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स।
ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड्स अ लिमिटेड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्टोर्स। सो यहाँ पर पूछा गया है कि जितने ट्रेडिशनल स्टोर्स में वैरायटी होती है, क्या ऑनलाइन शॉपिंग में उससे कम होती है? मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? उससे कम होती है? नहीं, उससे कम नहीं होती। इनफैक्ट ऑनलाइन शॉपिंग में हमें और ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट, द एवरेज फंक्शन वर्क्स ओनली विद। जब हम सीक्वल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एवरेज फंक्शन कहाँ पर यूज कर पाएंगे? सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा का मतलब होता है, हम डेटा की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए, डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा की डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं, हमें कोई भी 5 आंसर करने हैं। So, first question, which of the following activities is part of the requirement definition phase in web application development? So, हमने पढ़ा है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के मेन 4 फेजेस होते हैं। ये फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज। तो इसमें हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी होती हैं? सो 4 ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। राइटिंग द प्रोग्राम कोड नहीं, टेस्टिंग नहीं, चेकिंग टेक्निकल एंड इकोनॉमिक feasibility ऑफ द प्रोजेक्ट, यस, ये ऑप्शन करेक्ट है। जब हम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज में अम, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं, इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि क्या वो प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, क्या हम उसे बना पाएंगे, क्या वो प्रॉफिटेबल होगा, ये सभी एस्पेक्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डेटाबेस टेबल व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स? नंबर ऑफ कॉलम्स हम कैसे बताते हैं? सो यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, एक ट्रिक बताई थी किस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स किस चीज को कहेंगे, नंबर ऑफ रोज किस चीज को कहेंगे। तो मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि जब सी मतलब कॉलम की बात हो रही है तो ये सी के इक्वल नहीं होगा, इतनी चीज याद रखेंगे। तो अगर सी के बराबर नहीं है, मतलब कॉलम के लिए कार्डिनैलिटी नहीं है, तो इसका मतलब कॉलम के लिए क्या है? कॉलम के लिए है डिग्री। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ रोज की बात करेंगे तो उसके लिए होती है कार्डिनैलिटी। ठीक है। नाउ, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल द डेटाबेसेस इन माई सीक्वल? सो अगर हमें सभी डेटाबेसेस देखने हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं शो डेटाबेसेस। सो द करेक्ट सिंटेक्स आपको यहाँ पर ये सेमी कॉलन के साथ लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमें कमांड पूछी गई है। सो आप इसे प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है। Next question, differentiate between system.out.print and system.out.println in Java. So, ये दोनों कमांड्स प्रिंट करने के लिए यूज की जाएंगी, बट डिफरेंस कहाँ पर है? जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की बात करते हैं तो इसकी हेल्प से कोई न्यू लाइन प्रिंट नहीं होती है, जो भी अगला आउटपुट होगा वो उसी सेम लाइन पर प्रिंट हो जाएगा। बट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के केस में एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाती है, और जो भी टेक्स्ट होगा अब वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। अंडरस्टूड? Next, which of the following is the correct syntax to define a user defined method in Java? So, जब हम Java की बात करते हैं, हमें अगर user defined method डिफाइन करना है, इसके लिए सिंटेक्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि वहां पर रिटर्न टाइप क्या है। तो रिटर्न टाइप के लिए यहाँ पर हमने void लिखा है, देन मेथड नेम, फिर पैरामीटर्स के लिए ब्रैकेट है, और फिर कोड है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। Here you can see the correct option is A. अब देखिए यहाँ पर void की जगह एक्चुअली हम रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर किसी और ऑप्शन में रिटर्न टाइप लिखा नहीं हुआ है एंड void एक स्पेशल रिटर्न टाइप होता है, इसलिए हमने A ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइट कोड रन्स ऑन द डैश। बाइट कोड रन्स ऑन JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस में से कोई 5 आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम इन जावा? सो हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स पता होने चाहिए, हमने डिस्कस किया था अल्फाबेट्स, नंबर्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ये यूज कर सकते हैं, बट इसके अलावा और कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, बट बी ऑप्शन में है, इसका मतलब ये इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन
अब ये एक्सप्रेशन में ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का सिंबल नहीं है, ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या काम होता है, जब हमने लिखा है 10 मॉड्यूलस 3, इसका मतलब है हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, सो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, तो यहाँ पर आंसर होगा 1। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि जब डिवीजन की बात होती है तो डिवीजन में तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, बट जब हम बात करते हैं मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस के केस में आप डिवीजन तो करेंगे बट आंसर में क्या देंगे, रिमाइंडर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? To achieve project objectives within a defined frame using skills and techniques। हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारे कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको हमें एक डेफिनेट टाइम में अचीव करना है, एंड उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक स्किल्स टेक्निक्स यूज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। Next, in SQL, which clause is used to apply a condition on groups formed by the group by clause? अगर हमने group by clause बना दिया है तो उस group पर condition apply करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो देखिए यहाँ पर आप where, मतलब आपको लग सकता है कि where हमें चूज करना है, बट ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक नॉर्मल कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रुप पर कंडीशन लगाने की। तो जब ग्रुप की बात होती है उस पर कंडीशन लगानी है तो उसके लिए यूज करते हैं हैविंग क्लॉज। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। देन विथ इक्वल कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से टेबल रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डेटाबेसेस आर मेनली यूज्ड फॉर। डेटाबेसेस को हम किस लिए यूज करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में? कस्टमर्स, कॉल रिकॉर्ड्स, बिल, सब्सक्रिप्शन प्लान, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। सो इसके साथ हमने सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो 30 मार्क्स का पोर्शन था ये डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एंड अगेन ये पूरा सेक्शन 30 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चंस गिवन है 2 मार्क्स के लिए, एंड हमें कोई भी 3 आंसर करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है हमारी कम्युनिकेशन में? जब हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं मतलब हम ध्यान से सुन रहे हैं, जो भी स्पीकर कह रहा है उसके मैसेज को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसकी हेल्प से ना सिर्फ हमें बात समझ में आएगी बल्कि हमारा एक ट्रस्ट डेवलप होगा स्पीकर के साथ, एंड हम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने प्रॉपरली सुना है तभी हम प्रॉपरली आंसर कर सकते हैं। इससे एक अच्छा रिलेशन भी बनता है। देन Anita was overwhelmed with her workload and was often distracted by her phone and social media। मतलब अपने काम का बहुत स्ट्रेस है बट फिर भी वो अपने फोन और सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है। तो फिर वो एक दिन डिसाइड करती है कि वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देगी जब वो पढ़ रही है, एंड वो स्पेसिफिक गोल्स रखेगी हर एक स्टडी सेशन के लिए, लाइक मुझे 40 मिनट्स के लिए पढ़ना है या 1 आवर 2 आवर्स के लिए पढ़ना है। इस तरह से गोल सेट करेगी। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सेल्फ मैनेजमेंट किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर अनीता ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उसके लिए उसके गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड उसने क्लियर गोल सेट किए, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट किया, क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है उसकी पढ़ाई। इसलिए उसने अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दिया, फोन स्विच ऑफ कर दिया, ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। एंड इसमें उसने दिखाया है कि उसका खुद पर कंट्रोल है, वो सेल्फ कंट्रोल कर सकती है। और सेल्फ कंट्रोल जब आप कर पाते हैं, अपने माइंड अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर पाते हैं, वही होता है सेल्फ मैनेजमेंट। Next question, Rohit noticed that plastic waste was a major issue in his school. He initiated a campaign encouraging students to carry reusable water bottles and lunch boxes। तो इसमें रोहित कौन सी ग्रीन स्किल शो कर रहा है ये बताना है। तो यहाँ पर नेम तो यहाँ पर रोहित गिवन है बट आंसर में आपको रवि गिवन है। यहाँ पर आप रोहित लिखेंगे।
सो यहाँ पर हमें रोहित ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की इनिशिएटिव दिखाई है, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है कि किस तरह से आप प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करते हैं। क्योंकि अगर आप रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्सेस यूज करेंगे, तो इसकी हेल्प से जो प्लास्टिक, क्योंकि हम जानते हैं वाटर बॉटल, लंच बॉक्सेस प्लास्टिक के होते हैं, तो अगर आप रीयूजेबल यूज कर रहे हैं, कि ये नहीं है कि बस एक बार यूज किया एंड यू हैव टू थ्रो इट, यू कैन यूज इट अगेन। सो ऐसे वाटर बॉटल्स और लंच बॉक्सेस यूज करने से आप प्लास्टिक को रीयूज कर पाएंगे। सो यू विल बी रीयूजिंग एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिस शो की है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम कंटेंट को विजुअली अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब हम उसमें ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, डिफरेंट तरह की चीजें इंसर्ट कर सकते हैं एंड एक विजुअल इफेक्ट दे सकते हैं। फैसिलिटेट्स इजी शेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो एक इजी मेथड के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। लाइक आपको लार्ज ऑडियंस को दिखानी है, तब आप प्रोजेक्टर की हेल्प से दिखा सकते हैं। आपको किसी को शेयर करनी है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज वो एक डिजिटल प्रेजेंटेशन है। Next question, Anu observed that people in her town had to travel far to buy organic vegetable. She partnered with local farmers and started a weekly organic vegetable delivery service. तो यहाँ पर अनु ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि उसके गांव में क्या प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम थी कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बाय करने के लिए, खरीदने के लिए दूर जाना पड़ता था। तो फिर उसने अपने लोकल फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया, जहां पर उसने वीकली ऑर्गेनिक वेजिटेबल डिलीवरी सर्विस स्टार्ट की। यहाँ पर उसने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फिर उसने इनिशिएटिव लिया। तो यहाँ पर कौन सी एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन उसने शो किया है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर अनु ने बताया है कि किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर को मार्केट नीड को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर ये सोचना होता है कि हम इसके लिए सॉल्यूशन, क्योंकि नीड है, तो मतलब वो अभी इस टाइम पर प्रॉब्लम है, वहां पर लोगों के पास वो चीज नहीं है, तो हम इस चीज को कैसे एक न्यू सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन के बारे में सोचता है और उसके लिए रिसोर्सेस कलेक्ट करते हुए और फिर बिजनेस स्टार्ट करता है। So this is the entrepreneurial function performed by Anu. Now we are proceeding to subjective type questions from subject specific skills. So सबसे पहले यहाँ पर 2 marks के questions करेंगे, फिर 3, फिर 4. Okay? यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है 2 marks के, एंड यहाँ पर आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोड का आउटपुट बताना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है n, जिसकी वैल्यू है 3। फिर ये है फॉर लूप। आप जानते हैं फॉर लूप हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जो है गिवन है फर्स्ट पार्ट, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। मतलब हमने डिक्लेयर भी किया है, इनिशियलाइज भी किया है। यहाँ पर आई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है n, और n की वैल्यू क्या है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मतलब आई की जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास आई है वो है 3। ठीक है, फिर हमें टेस्ट करना है आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट पहली बार के लिए ट्रू होगी, राइट। इसके बाद अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान से फॉर लूप को पढ़ा है, मैंने आपको बताया है, हम थर्ड पार्ट पर प्रोसीड नहीं करेंगे। इंस्टेड अब हमें आना है बॉडी में। तो बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं ये कब एग्जीक्यूट की जाएंगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये ट्रू है, तो इसलिए हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमें ये चीज प्रिंट करनी है। तो आई मल्टीप्लाई आई, अब आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी 3। ठीक है, तो 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। इसके बाद यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें इस चीज को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर एक और चीज प्रिंट करनी है। तो हमने बेसिकली ज्वाइन करने के लिए ये सिंबल यूज किया है। ठीक है, फिर ये जो डबल कोट्स एम्प्टी गिवन है, इनके बीच में सिंपल स्पेस है। तो ये क्यों गिवन है, क्योंकि हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि 9 के बाद एक स्पेस प्रिंट करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम वापस आएंगे इस लूप पर। ठीक है, तो इसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
तो जब हम वापस आएंगे तो अब क्या करना होगा, अब इस स्टेप की हेल्प से जो आई की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो अभी तक वैल्यू क्या थी, 3 थी, बट अगर हम 3 में डिक्रीमेंट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है, तो अब हम 2 के लिए ये कंडीशन टेस्ट करेंगे, क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल। इसके बाद जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 4। अब ये 4 कहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड प्रिंट एलन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो प्रिंट है उसमें ये चीज प्रिंट करने के बाद जो भी चीज प्रिंट की जाएगी उसके लिए न्यू लाइन नहीं, सेम लाइन यूज होगी। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पेस प्रिंटेड था तो अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब यहाँ पर हम 4 प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट लिखा है, प्रिंट एलएन लिखा होता तो हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते। और यहाँ पर हमने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू आई थी 2, और अगर आई की वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, फिर से इसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब क्योंकि वैल्यू थी 2, अब जब हम वापस इस लूप में जाएंगे तो अगेन हम डिक्रीमेंट करेंगे। तो 2 में अगर डिक्रीमेंट किया जाएगा तो 2 डिक्रीमेंट का आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब जब 1 के साथ इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो क्या ये ट्रू है, बिल्कुल। यहाँ पर कंडीशन है आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इक्वल तो है अभी, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। अब हमें क्या करना होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, आप जानते हैं 1 होता है। तो 9 4 1 ये आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि जब हम 1 से और डिक्रीमेंट कर दें, ठीक है, यहाँ पर हमने अगर डिक्रीमेंट कर दिया तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0। बट अब तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जब फॉल्स हो जाती है तो हम आगे बॉडी में प्रोसीड नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें आंसर सिर्फ इतना ही मिलेगा, 941। ठीक है, जैसा यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पेस प्रिंट करने को कहा गया है इसलिए आप वो दिखाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट भी हो सकते हैं। Before proceeding ahead, here is an important notification for all of you. All-in-one book and sample paper book for class 12 IT code 802 are now available. You can purchase via WhatsApp. You can place direct order, and these books are also available on Amazon and Flipkart. Links are given in the description. Now, next question, explain candidate key with suitable example. So, जो मार्किंग स्कीम में आंसर गिवन है ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज कैंडिडेट की। देखिए, जब भी हम प्राइमरी की बात करते हैं, हम जानते हैं प्राइमरी की क्या है। जब हम किसी भी की को यूज कर रहे हैं यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसे तो हमने सेट कर दिया है प्राइमरी की तरह, बट हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉलम्स हैं जो यूनिकली किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब अभी तक हमने उसे प्राइमरी की सेट नहीं किया है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी हेल्प से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो वो होती है कैंडिडेट की। ठीक है, और फिर कैंडिडेट की में से ही बनती है प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी एग्जाम्पल देना है उसमें आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप स्कीमा दे सकते हैं और फिर उसके बिहाफ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, सैम्पल पेपर बुक में आपको ये सभी आंसर्स एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में मिलेंगे, यहाँ पर कुछ आंसर्स प्रॉपर नहीं है। Now proceeding to the next question, explain program data independence in context of a DBMS. So हमने पढ़ा था, जब हमने DBMS की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। मतलब जब भी हम कोई चेंज कर रहे हैं डेटा के स्ट्रक्चर में, हमने कोई भी चेंज किया है, कोई अपडेट किया है, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चेंज करने की नीड नहीं होगी। तो इसका मतलब है जो प्रोग्राम है और जो डेटा है वो दोनों इंडिपेंडेंट है, अगर एक में चेंज हुआ है तो दूसरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग अ शॉपिंग वेबसाइट। ये क्वेश्चन चैप्टर 4 से पूछा गया है एंड हमने इस बार चैप्टर 4 की डिटेल वीडियो कवर की है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखें। एंटिटीज का कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जब भी हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो जैसे अगर हमने शॉपिंग वेबसाइट की बात की तो आप खुद ही सोचिए कि हमें वहां पर कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, लाइक हमें कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम वहां पर
जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे, लाइक हमें सबसे पहले कैटेगरीज चाहिए, देन प्रोडक्ट, कस्टमर, सेलर, इस तरह के डिफरेंट एंटिटीज यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इन्हीं की टेबल्स बनेंगी एंड इन्हीं का हम जावा में क्लास भी बनाएंगे जिससे हम टेबल्स को लिंक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप कोई भी 4 नेम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, then what are comments in Java programs and why are they important? सो जावा में कमेंट्स क्या होती हैं? कमेंट्स बेसिकली ऐसा पार्ट है जो कोड का पार्ट तो नहीं है, मतलब उन्हें कंपाइल नहीं किया जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं की जाएंगी, बट वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है ताकि आपको वो कोड समझ में आ जाए, इसलिए कमेंट्स लिखी जाती हैं। एंड हम किस तरह से लिख सकते हैं कमेंट्स? अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो इस तरह से 2 कॉन्सिक्यूटिव फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मल्टी लाइन कमेंट है तो इन सिंबल्स के बीच में लिखी जाती है। अंडरस्टूड? वाई आर दे इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि जब भी हम कमेंट्स मेंशन करेंगे तो उसकी हेल्प से हम सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कोड किस लिए लिखा गया है। अंडरस्टूड? नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू 3 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से कोई भी 2 आंसर करने हैं। क्वेश्चन: Nitya is creating a Java program to calculate the area of a rectangle. She writes the following code. तो यहाँ पर नित्या को एक जावा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पर उसे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना होगा। ये कोड उसने लिखा है। ठीक है, तो अब हमसे इसी कोड के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द मेथड कैलकुलेट एरिया डू इन दिस प्रोग्राम? तो कैलकुलेट एरिया यहाँ पर मेथड का नेम है। हमें बताना है कि इसका क्या काम है। दूसरा, हाउ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास क्रिएटेड? हमें बताना है किस तरह से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एंड देन इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें बताना है कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। उससे पहले हम एक बार ब्रीफली इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास कीवर्ड के साथ एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम क्लास का नेम लिखेंगे। देन कर्ली ब्रैकेट के साथ हमने क्लास स्टार्ट की है। देन लेंथ एंड विड्थ, ये दोनों यहाँ पर डेटा मेंबर है। इसके बाद कैलकुलेट एरिया, ये है मेथड मेंबर। हमने डिस्कस किया था एक क्लास के अंदर डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर होते हैं, तो ये वही कंसेप्ट है। यहाँ पर हमने इन्हें किस तरह से डिफाइन किया है, ये चीज़ मैंने आपको क्लास में बताई है जब मैंने आपको क्लास का टॉपिक एक्सप्लेन किया था, किस तरह से आप डेटा मेंबर मेथड मेंबर बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट एरिया मेथड की हेल्प से क्या करने वाले हैं। हमने रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि इसकी हेल्प से हमें रिटर्न में चाहिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। और आप जानते हैं जब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो यही तो फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसका मतलब है कि ये जो कैलकुलेट एरिया मेथड है, इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करने वाले हैं, मतलब बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ बाय विड्थ। ठीक है, तो वही चीज आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास क्रिएटेड? अब यहाँ पर हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्लास का नेम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर गिवन है मेन मेथड में, ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है। R1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल क्लास एंड उसी के लिए हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम? अब आउटपुट कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, R1 डॉट लेंथ। अब ये R1 क्या है, R1 तो ऑब्जेक्ट है, और लेंथ क्या है, डेटा मेंबर है। और हम जानते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसकी हेल्प से हम जो डेटा मेंबर है उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं और जो मेथड मेंबर है उसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेंथ के लिए वैल्यू प्रोवाइड की है 5, विड्थ के लिए वैल्यू प्रोवाइड की है 10, और साथ ही यहाँ पर हमने R1 की हेल्प से कैलकुलेट एरिया मेथड को कॉल भी किया है। ठीक है, तो अब इसे कॉल करने पर होगा क्या, यहाँ पर लेंथ और विड्थ में इन दोनों की वैल्यूज रखी जाएंगी, मतलब 5 मल्टीप्लाई 10। तो आंसर में हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये प्रिंटेड मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है, तो ये चीज एज इट इज प्रिंटेड मिलेगी। और फिर इसके बाद हमें एक्चुअल में क्या मिलेगा, 50। ठीक है, कुछ इस तरह का आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा।
ठीक है। ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इसमें क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा है इसलिए हमें वो चीज आउटपुट में प्रिंट करनी होगी, ठीक है। और क्योंकि ये डबल कोट्स में है इसलिए हमने एज इट इज मेंशन किया है। और फिर ये सिंबल कंकैटिनेशन मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए है। और यहाँ पर जो R1 डॉट कैलकुलेट एरिया का आंसर है वो है 50, ठीक है। कैसे आया, हमने यहाँ पर जो लेंथ और विड्थ की वैल्यू रखी है वो हमने यहाँ पर रखी और रिटर्न में हमें आंसर क्या मिला है, 50, ठीक है। Next question. If a category has many products, how should they be displayed to customers? जैसा कि आपने देखा होगा कभी भी आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर काफी सारी कैटेगरीज होती हैं एंड हर एक कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सपोज करते हैं हम क्लोथ्स के कैटेगरी में गए हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। तो हम इजीली किस तरह से एज अ कस्टमर उसे देख पाए, इसी बिहाफ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट्स को पॉपुलैरिटी के बेसिस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा परचेज किया जाता है या सबसे ज्यादा कौन सा देखा जाता है। देन हम प्राइस के बेसिस पर शो कर सकते हैं, हाई टू लो या फिर लो टू हाई सेट कर सकते हैं ताकि जिसे एक्सपेंसिव लेना है वो डायरेक्टली एक्सपेंसिव देख सके और जिसे थोड़ा सा कम अमाउंट का लेना है वो लो अमाउंट में देख सके। देन रेटिंग्स और रिव्यूज मतलब हम जनरली ये फीचर भी देते हैं ताकि जो यूजर्स हैं कस्टमर्स हैं वो देख सकें कि कौन सी प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी अच्छी है। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो उसमें जो हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट्स होंगे लाइक उनकी 5 स्टार रेटिंग है वो सबसे ऊपर दिखाई देंगे और जिनकी कम है वो नीचे दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। Next question, list any three advantages of using DBMS approach. DBMS अप्रोच यूज करने के 3 एडवांटेजेस पूछे गए हैं, यहाँ पर 5 मेंशन है, आप कोई भी 3 मेंशन करेंगे एंड क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहला है रिडक्शन इन रिडंडेंसी, मीन्स डेटा रिपीट नहीं होता है एंड जब रिपीट नहीं होगा तो स्टोरेज कॉस्ट भी बचती है, डिफरेंट जगह सेम डेटा स्टोर नहीं होगा तो हमारी स्टोरेज भी सेव होगी। देन कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है क्योंकि डेटा की एक सिंगल कॉपी है, हम मल्टीपल कॉपीज नहीं मेंटेन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग अपडेट करना होगा, एक ही कॉपी है जो अपडेट करना है वहीं पर कर सकते हैं। देन इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी मीन्स एक साथ इंफॉर्मेशन अलग अलग यूजर्स को शेयर की जा सकती है। देन सिक्योरिटी, हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं एंड यूजर राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इसे एक्सेस नहीं कर पाता है, सिक्योर्ड रहता है डेटाबेस। देन यूजर फ्रेंडली है, हम इजीली उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स यूजर इजीली इसके साथ काम कर सकता है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू 4 मार्क्स क्वेश्चंस। अभी तक हमने 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब हम 4 मार्क्स क्वेश्चंस पर प्रोसीड कर रहे हैं। 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको कोई 3 आंसर करने हैं। यहाँ पर जब हमने मार्किंग स्कीम डिस्कस की थी तो यहाँ पर मेंशन था कि 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे बट यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है सैम्पल पेपर में, ठीक है। और उसमें से आपको 3 आंसर करने हैं, ठीक है। Now proceeding to question 20, write a Java code using string methods to perform the following task. So यहाँ पर हमें एक string given है str जिसकी वैल्यू है जावा प्रोग्रामिंग। अब इसके लिए हमें 4 पार्ट्स गिवन है, सभी के लिए कोड लिखना है। सबसे पहला पार्ट है कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स टू लोअर केस। जो आपको मार्किंग स्कीम में आंसर्स गिवन है वो आपको शायद समझ में ना आए, करेक्ट वो भी हैं बट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वे में गिवन है। बट यहाँ पर मैंने आपको एक इजियर वे बता दिया है जो हमने अपने चैप्टर में सीखा है, जो हमें बुक में गिवन है हम वही वे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्योंकि हम उस चीज को शो भी करेंगे, अगर हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे बट हम उस चीज को प्रिंट ना करें तो वो चीज हमें नहीं दिख पाएगी, तो इसलिए हम उसको प्रिंट भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यूज किया है। फिर जो हम जानते हैं जो भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए मेथड्स होते हैं वो स्ट्रिंग पर अप्लाई किए जाएंगे, तो स्ट्रिंग का नेम है str डॉट
इसके बाद मेथड कौन सा अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको मेथड के नेम याद होने चाहिए। मेथड का नेम है टू लोअर केस, ठीक है, एल और सी कैपिटल होना चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया है जावा में केस का ध्यान रखें। कहीं भी आपने केस की गलती की, लाइक आपने सी स्मॉल लिख दिया, एल स्मॉल लिख दिया, या फिर कोई और केस में गलती की, तो इसका मतलब आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। जब हमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं, मतलब हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, तो उसके लिए हम लेंथ मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूज करेंगे str.length। देन अपेंड द वर्ड रॉक्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अपेंड का मतलब है कि जो ये स्ट्रिंग है, लाइक ये वैल्यू है, ठीक है, इसी के बाद हमें ये वर्ड भी ऐड करना है। तो इसके लिए हम कंकैटिनेशन मेथड यूज करेंगे। इसके लिए हम कंकैट यूज करते हैं। सो कंकैटिनेशन करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे str.concat। फिर ब्रैकेट में हमें वो वर्ड लिखना है डबल कोट्स में जो हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। हम ऐड करना चाहते हैं रॉक्स, तो वही हमने यहाँ पर मेंशन किया है। देन फोर्थ पार्ट, रिप्लेस द वर्ड जावा विथ पाइथन। तो रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं रिप्लेस मेथड। यहाँ पर लिखेंगे str.replace। फिर ये क्या है, ये हमने सबसे पहले मेंशन किया है कि किस चीज को रिप्लेस करना है, और फिर कॉमा लगाने के बाद बताएंगे कि उसमें क्या उसकी जगह वैल्यू रखनी है, ठीक है। सो इस तरह के स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आपको ये मेथड्स आने चाहिए, ठीक है। ये सभी चीजें हमने लाइव क्लास में डिस्कस की थी। Next question, list and briefly explain the four main phases in the development of a web-based application project। हमने डिस्कस किया था फोर मेन फेजेस होते हैं, तो यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करना है सभी को। तो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एंड प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है, लाइक प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है या फिर नहीं, इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं। स्कोप डिफाइन करते हैं एंड सभी फीचर्स को क्लियरली लिस्ट करते हैं, एंड लिमिटेशंस भी यहाँ पर रखते हैं कि कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। देन डिज़ाइन फेज आता है जहाँ पर हम डिज़ाइन बनाते हैं, मतलब हम पूरा स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, लेआउट प्लान करते हैं। सो यहाँ पर हम डेटाबेस डिज़ाइन की बात करेंगे, एंड जो मैप होगा किस तरह से डिफरेंट पेजेस रिलेट करेंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन फेज में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब कोड लिखा जाएगा, बैक एंड क्रिएट करेंगे, फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे। देन टेस्टिंग फेज में हम टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन को, कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं है। और जब वो फाइनल हम चेक कर लेते हैं कि हाँ कोई इशू नहीं है, तब जाकर हम उसे रेडी फॉर रिलीज मानते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फोर मेन phases. Next question, what are multi-threaded programs in Java? What are the two ways by which these threads can be created? तो multi-threaded program क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम मल्टीपल टास्क सेम टाइम पर रन कर सकते हैं। मतलब हमने T1 बनाया, T2 बनाया, T3 बनाया, तो अगर हम उनको रन कर रहे हैं तो वो सभी सेम टाइम पर रन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के लिए वेट कर रहा है कि पहले वो एग्जीक्यूट हो जाए फिर मैं होऊंगा, नहीं, वो तीनों एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। सो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम में हम मल्टीपल थ्रेड्स की बात करते हैं जो सेम टाइम पर डिफरेंट टास्क इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। जावा में थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए टू वेज होते हैं। सबसे पहला, हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड दूसरा, हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 23, यहाँ पर थ्री पार्ट्स हैं, ए बी एंड सी। ए पार्ट, डिफाइन एरेज। एरेज ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सेम डेटा टाइप के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन ही बतानी है और फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नेम्स एरे डिफाइन किया है। एरे डिफाइन करने के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, जिससे हम ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर की जाएंगी, मतलब ये एक एरे है। एंड इस तरह से आपको एक एरे डिक्लेयर करना है। देन बी पार्ट में हमें प्रोग्राम लिखना है टू क्रिएट अ स्ट्रिंग एरे नेम्स कंटेनिंग 5 नेम्स। अब यहाँ पर आपको पूरा प्रोग्राम तो गिवन नहीं है, आपको सिर्फ कोड गिवन है, बट अगर आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखनी होगी क्लास स्टेटमेंट, फिर आपको लिखना होगा मेन मेथड, एंड देन आपको यहाँ पर ये जो हमने एरे डिफाइन किया है ये स्टेटमेंट लिखनी है। तो इस एरे को कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एरे का जो नेम होगा वो है नेम्स, और इसमें 5 नेम्स होने चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ये चीज पता है कि अगर नेम है तो वो स्ट्रिंग
ही होंगी, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग लिखा है। फिर क्योंकि एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं। फिर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है नेम वही यूज किया है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए कर्ली ब्रैकेट्स में आप डिफरेंट वैल्यूज देंगे, ठीक है। फिर ये सभी वैल्यूज डबल कोट्स के बीच में देनी है। ओके, सो यहाँ पर ये 5 वैल्यूज हमने प्रोवाइड की हैं। तो ये हमने एक एरे डिक्लेयर किया है नेम्स, जिसमें हमने 5 नेम्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, डिस्प्ले ईच नेम यूजिंग अ वाइल लूप। अब जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, मतलब जो हमने एग्जाम्पल देखा था, वो था फॉर लूप का। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर जो हमने प्रिंट किया था लूप को, सॉरी एरे को प्रिंट किया था, वो फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट किया था। यहाँ पर हमें वाइल लूप की हेल्प से प्रिंट करना है, बट हम जानते हैं किस तरह से इजीली हम फॉर लूप को वाइल लूप में चेंज कर सकते हैं। सो ये मुश्किल नहीं होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई। हमने ये क्यों डिक्लेयर किया है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमें एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रिंट करना होगा तो हम उनका इंडेक्स यूज करेंगे, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से, ठीक है। तो इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया है आई, जिसकी इनिशियल वैल्यू है जीरो, ठीक है। फिर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट की है नेम्स इन द एरे, ये इंडिकेट करने के लिए कि हम यहाँ पर एरे के नेम्स प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर वाइल लूप यूज करना है तो आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया है, कोई भी लूप है आप उसका सबसे पहले सिंटेक्स लर्न कर लें तो आपको पूरा लूप लर्न हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वाइल लूप में हम क्या करते हैं? वाइल लिखते हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन करते हैं कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पर क्या रहेगी? आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ। अब ये नेम्स डॉट लेंथ क्या है? ये मेथड है जो हमें हेल्प करता है एक एरे की लेंथ कैलकुलेट करने में, मतलब ये बताने में कि वहां पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पर लेंथ आएगी 5, और हम जानते हैं जो इंडेक्स होता है वो हमेशा लेंथ से एक कम रहता है। तो अगर जो लेंथ है वो 5 है, तो इंडेक्स क्या रहेगा? 0 से लेकर 4 तक रहेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि ये जो 4 है ये 5 से कम है, इसलिए हमने ये कंडीशन रखी है कि जो इंडेक्स है वो नेम्स डॉट लेंथ से मतलब 5 से कम रहना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है? अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब स्टेटमेंट्स लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या प्रिंट करना है? जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है डिस्प्ले ईच नेम, हमें हर एक नेम प्रिंट करना है, सिर्फ एक नहीं, हर एक नेम जो यहाँ पर गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सबसे पहले एरे का नेम मेंशन करेंगे, नेम्स। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इंडेक्स बताना है कि आपको कौन से इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करना है। अब क्योंकि हमें ये सभी प्रिंट करने हैं तो हम यहाँ पर वेरिएबल का यूज करेंगे। वेरिएबल का यूज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हर बार हम इस इंडेक्स की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। पहले ये वैल्यू 0 रहेगी, जब 0 वाला प्रिंट हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी, फिर 2 बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से। सो इसलिए हमने यहाँ पर आई वेरिएबल यूज किया है, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। ये नेक्स्ट है इंक्रीमेंट स्टेप, इसकी हेल्प से हर बार हम इंडेक्स को चेंज कर रहे होंगे। 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से 3 और 3 से 4। बट जब ये इंडेक्स 4 हो जाएगा और जो हमारा फोर्थ इंडेक्स पर एलिमेंट प्रेजेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो अब की बार हमें वैल्यू मिलेगी 5। और आप जानते हैं अगर हम इसे दोबारा इस कंडीशन में रखेंगे तो अब ये जो कंडीशन है 5 लेस देन 5, ये अब की बार क्या हो जाएगी? फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम क्या करते हैं? हम स्टॉप कर देते हैं, हम दोबारा लूप में एंटर नहीं करते, ठीक है। Now, question C. What happens if a program tries to access an array element using an index that is outside the valid range? So, अगर हमने यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हमने कोई भी एरे एलिमेंट ऐसा दिया है जो वैलिड रेंज के बाहर है, जैसे अगर सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर लिखा होता ग्रेट लेस देन और इक्वल टू, अगर गलती से मैंने ये लिख दिया लेस देन और इक्वल टू, तो उस केस में क्या होगा? ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। बट आप जानते हैं कि अगर 5 लेंथ है तो 5 इंडेक्स का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया जाता है, इसलिए इंडेक्स हमेशा एक कम रहेगा। बट अगर हमने ऐसा कुछ लिख दिया है, ऐसा कुछ एरर है, तो उस केस में हमें एक एरर मिलेगा, ठीक है। एंड हमारा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा जहां पर हमें एरर मिलेगा, ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन 24, यहाँ पर हमें 2 टेबल्स गिवन है, मूवी, एक्टर
एंड 4 पार्ट्स गिवन है, सभी के लिए सीक्वल क्वेरीज लिखनी है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स इन ईच मूवी। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि एक्टर टेबल में बताया गया है AID मतलब एक्टर की आईडी और MID मतलब मूवी की आईडी, तो इसका मतलब दोनों चीजें हमें यहाँ पर गिवन है, तो उसके बेसिस पर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में हम क्या क्या यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो टोटल नंबर मतलब हमें किसी चीज को काउंट करना है तो हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे। देन इन ईच मूवी, ईच का मतलब है कि हम यहाँ पर ग्रुपिंग भी करेंगे, तो हमें यहाँ पर काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है और साथ ही हमें ग्रुपिंग भी करनी है ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट, फिर मेंशन करेंगे कि हमें क्या क्या देखना है। तो हमें देखना है MID एंड काउंट AID। काउंट AID क्यों? क्योंकि हम एक्टर को काउंट करना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ एक्टर्स हैं, ठीक है। फ्रॉम, इसके बाद लिखेंगे टेबल का नेम जो है एक्टर। इसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज में हम मेंशन करेंगे किसके बेसिस पर ग्रुपिंग करनी है, तो हमें मूवी के बेसिस पर ग्रुपिंग करनी है। एंड यहाँ पर मूवी के लिए कौन सा कॉलम है? MID मीन्स मूवी की आईडी, तो यहाँ पर हम MID के बेसिस पर ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड टू मूवी। सो ये रिकॉर्ड हमें ऐड करना है। अब इस रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए हम इंसर्ट यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू, फिर हम लिखेंगे टेबल का नेम, फिर वैल्यूज कीवर्ड लिखना है। देन जो वैल्यूज हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ये एज इट इज लिखनी होगी। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस तरह से जो कोड्स हैं वो नहीं गिवन, तो आपको अपनी तरफ से कोड्स मेंशन करने हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो M04 है ये आपको कोड्स में गिवन नहीं है, बट आप जानते हैं कि अगर कैरेक्टर यूज किया गया है तो उसके लिए आपको कोड्स यूज करने होंगे, ठीक है। वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कोड्स यूज करने हैं, ठीक है। बट जो सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जिसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, तो उस केस में आपको यहाँ पर कोड्स यूज नहीं करने, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो सारी वैल्यूज मेंशन करने के बाद और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन सी, यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, बट हमें ये देखना होगा कि ये 3 कॉलम्स क्या सेम टेबल से हैं? नहीं, ये सेम टेबल से नहीं है। एम नेम हमें मूवी टेबल में गिवन है एंड एक्टर नेम हमें एक्टर टेबल में गिवन है एंड साथ ही एक और कॉलम है। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल टेबल से डेटा पिक करना है। तो जब मल्टीपल टेबल से डेटा पिक करते हैं तो हम ज्वाइन कंडीशन भी मेंशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट के बाद लिखना है कि आपको कौन कौन से कॉलम नेम्स चाहिए। फिर फ्रॉम के बाद दोनों टेबल्स के नेम लिखने हैं कॉमा लगाकर। देन वेयर क्लॉज में अब यहाँ पर आपको जॉइन कंडीशन मेंशन करनी होगी। तो जॉइन कंडीशन क्या है? तो देखिए आपको जब भी दो टेबल से डेटा पिक करना है तो जॉइन कंडीशन के लिए आप एक ऐसा कॉलम देखते हैं जो दोनों टेबल्स में सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पर MID दोनों टेबल्स में सिमिलर है, बट अगर हमने ये लिख दिया MID इज इक्वल टू MID, तो हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सी MID की बात कर रहे हैं? इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर MID लिखने से पहले टेबल का नेम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और फिर MID लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक्टर डॉट MID, ठीक है। सो ये है जॉइन कंडीशन, फिर सेमीकोलन लगा देंगे, ओके। Then proceeding to last part D, show details of movies whose budget is more than 2 lakh. So यहाँ पर हमें सिंपली डिटेल्स बतानी है, तो डिटेल्स में हम यहाँ पर क्या क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर बेसिकली अगर मूवी की डिटेल्स की बात हो रही है तो हम ये सभी डिटेल्स मतलब सभी कॉलम्स की डिटेल डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड साथ ही यहाँ पर कंडीशन भी है तो वो कंडीशन भी मेंशन करेंगे वेयर क्लॉज में। तो सबसे पहले जब हमें सभी कॉलम्स को डिस्प्ले करना होता है तो हम यूज करते हैं एस्टेरिस्क, ये सिंबल यूज करना है। फ्रॉम, इसके बाद मूवी मतलब टेबल का नेम लिखेंगे, वेयर क्लॉज लगाएंगे, यहाँ पर कंडीशन मेंशन करनी है, तो कंडीशन है बजट ग्रेटर देन 2 लाख और फिर सेमीकोलन लगाएंगे। With this, we have completed the discussion of the sample paper. If you want to purchase all-in-one book or sample paper book, you can check the links given in the description, or you can place order via WhatsApp on the given WhatsApp number. So that was all for today. Bye everyone.